आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जो मॉडर्न इंडिया का हमारा एक सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम ब्रिटिश शासकों की भारत में किस प्रकार से उसकी आर्थिक नीति है और उस आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे भारत में अंग्रेज जीतता जाता है, उसकी जो एक व्यापारिक कंपनी की लालसा है, जो पिपासा है, वो राजनीतिक क्षेत्र में मूव अप करने लगता है। और इतिहासकारों का समूह कुल मिलाकर के 1757 में हमने क्या कहा, 1757 में ये जो प्लासी की लड़ाई होता है, प्लासी की लड़ाई के बाद से ये कुछ ख्वाब देखने लगता है अंग्रेज, और अपना जो एक यहाँ पे उपनिवेशवाद स्थापित करता है, उस उपनिवेशवाद को इतिहासकारों के द्वारा कुल अंग्रेज के जो शासन यहाँ पे रहे 3 चरणों में रेखांकित किया गया है। तो उपनिवेशवाद का जो पहला चरण है, उपनिवेशवाद का ये जो पहला चरण है उसको बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक हुआ। दूसरा उपनिवेशवाद का जो चरण है उसको बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद, जो 1813 से 1858 ईस्वी तक होता है। और तीसरा और अंतिम जो चरण होता है उपनिवेशवाद का, उसको भारत में बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक चलता है। तो इसी के बारे में आज हमको एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरा टॉपिक है कि भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, ये जो हम आर्थिक नीति पढ़ते हैं ना, उसमें हम किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे आता है, उसकी नीति क्या होती है, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। उपनिवेशवाद का सीधा सा मतलब होता है कि कोई बाहरी आक्रामकता जो है, कोई बाहरी देश के शासक जो है यहाँ पे आकर के अपनी सैनिक क्षमता के बदौलत राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और उस इलाके को सैनिक के बल पे उस क्षेत्र का आर्थिक दोहन करता है, उस क्षेत्र में अपनी नीति को लागू करता है और उस क्षेत्र के पूंजी का उपयोग अपने हित के लिए करता है। दैट इज कॉल्ड उपनिवेशवाद। तो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद क्या होता है, इंडिया बन जाता है। और ये जो 3 नीति है, उपनिवेशवाद का पहला चरण, उपनिवेशवाद का दूसरा चरण, उपनिवेशवाद का तीसरा चरण, तो इस 3 चरणों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में अगर हम समझे, तो यहाँ पे जो पहला चरण होता है, अंग्रेज यहाँ पे जैसे कि 1757 ईस्वी से पहले अगर हम बात करें तो 1600 ईस्वी में ये कंपनी बनता है। 1611 में मसूलीपट्टनम में ये अपना पहला फैक्ट्री लगाता है। इसके बाद सूरत को ये मुख्यालय बनाता है, फिर मुख्यालय चेंज करके बम्बई बनाता है, फिर कलकत्ता में 1757 की ये लड़ाई लड़ता है, फिर 1764 में ये बक्सर की लड़ाई लड़ता है। और जब ये बक्सर की लड़ाई जीत जाता है तो इसका मूवमेंट राजनीतिक क्षेत्र में होने लगता है और यहाँ के जो संसाधन है उसका हित अपने लिए करने लगता है। फिर आगे चल के हमने आपको बताया था कि ये रॉबर्ट क्लाइव की नीति क्या था। तो क्लाइव की नीति क्या था, द्वैध शासन का। उसके अलावा हमने दूसरा नीति किसका पढ़ा था, वेलेजली की नीति क्या थी, सहायक संधि की। और तीसरा हमने बात किया था डलहौजी का। तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत या इसी को बोलते हैं हड़प नीति। इस तीनों नीति के माध्यम से बाबू क्या करता है, तो ये एक राजनीतिक कंपनी से आर्थिक या इसी को कह सकते हैं व्यापारिक लाभ कमाने के बजाय ये राजनीतिक क्षेत्र में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। फलस्वरूप वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो पहला चरण होता है 1757 से 1813 तक, इस चरण में इस कंपनी का उद्देश्य क्या रहता है कि भारत में व्यापार पर एकाधिकार करना, दूसरा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना, और तीसरा वस्तु के कम मूल्य पर खरीदना और इंग्लैंड में ले जा करके या यूरोप में ले जा करके क्या करना, अधिक मूल्यों पर बेचना। यही इसका मेन नीति था। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी तरीका से ये धन को लूटना, यहाँ से धन को कमाना, इस चरण का मेन मकसद था।
तो इतना बात आप याद रखिएगा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का मतलब सीधा सा होता है कि हम इस कलम को जैसे यहाँ पे खरीदे 4 रुपया में और इसको हम बेच दिए 2 रुपया में, तो ये जो 4 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेच दिए, तो ये जो हमको 2 रुपया का मुनाफा हुआ, यही काम इस चरण में होता है। समझ गए ना, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। वाणिज्यिक पूंजीवाद का मतलब सीधा सा है कि हम 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, उसको बाहर में ले जा करके 8 रुपया में बेच दिए, तो ये जो मुनाफा होता था इस चरण में यही काम करने का काम करता है। समझ गए ना, सीधा सा मतलब होता है। आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से ये करते रहता है। लेकिन होता क्या है, बाद में चल करके इंग्लैंड में बड़े पैमाना पे, जैसे लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ठीक ना, इन सभी जगहों पे इंग्लैंड के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति का विकास हो जाता है। और इस चरण में हम देखते हैं कि कटाई मशीन, बुनाई मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम आदि का विकास हो जाता है। फलस्वरूप विकास होने पे जिस वस्तु का निर्माण हम 2 दिन में करते थे वो अब 10 मिनट में होने लगता है। फलस्वरूप बहुत बड़े मात्रा में क्या हो जाता है, तो वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो वस्तु का जब निर्माण हो जाएगा तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। फलस्वरूप ये भारत की ओर मूव करता है। और इस चरण में हम देखते हैं कि औद्योगिक जो पूंजीवाद होता है इसको ये यहाँ पे प्रश्रय देता है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे बाजार की तलाश करता है, बाजार की तलाश करता है, फिर कच्चा माल ये यहाँ से लेता है और तैयार माल ये यहाँ पे भेजता है। यही होगा ना बाबू, कहीं पे कहीं उद्योग लगेगा तो सीधा सा है उद्योग के लिए चाहिए कच्चा माल। उस तैयार माल को, कच्चा माल औद्योगिक नीति से उद्योग में तैयार होगा और उसको मार्केट में भेजा जाएगा। फलस्वरूप तैयार माल को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो इस समय जो औद्योगिक पूंजीवाद जो कि 1813 से शुरू होकर के 1858 तक चलता है, इसमें मेन मकसद क्या रहता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि मुक्त व्यापार नीति लागू करता है। और इसके तहत अब भारत में यूरोप के कोई भी कंपनी आकर के फ्री में ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है। जब कोई फ्री में व्यापार करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कर नहीं देना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है। और यही चीज़ जब होता है, इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे भू राजस्व नीति भी लागू करता है अंग्रेज, खास करके अस्थाई बंदोबस्त जो कि बंगाल में होता है, बिहार में होता है, यूपी के कुछ रीजन में होता है। इसके अलावा रैयतवारी व्यवस्था जो कि मद्रास वाले रीजन में होता है, दक्षिण भारत में होता है, और महलवारी व्यवस्था जो कि पंजाब वाले रीजन में होता है। तो ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर, इसको हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, आगे करेंगे। तो इस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त के तहत इन्होंने यहाँ पे कच्चा माल तैयार करने का काम करता है। दूसरी बात कि यहाँ के जो राजस्व से वसूली होता है उस पैसा के बदौलत क्षेत्र जीतने का काम करता है। और तीसरी बात, एक सर्टेन मात्रा में जो आय प्राप्त होता है इससे इसकी दिन दुनी रात चौगुनी आय में वृद्धि होती है। तो भू राजस्व नीति लागू करता है। जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था उसके लिए ये नीति तैयार करता है, जिसमें कटाई, बुनाई, स्टीम, पावर इंजन ये सभी का विकास होता है। फलस्वरूप बड़े मात्रा में कच्चे माल की जरूरत होता है, तो कच्चे माल यहाँ से भेजता है। तैयार माल के लिए ये यहाँ पे मार्केट तैयार करता है। इसी का नतीजा होता है कि कच्चे माल लाने के लिए और तैयार माल को ले जाने के लिए रेलवे का विकास होता है। और बम्बई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में रेलवे चल पड़ती है। फिर डाक तार का विकास होता है, डाक और तार का विकास होता है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने के लिए। तो इस काल की मेन विशेषता ये है। तीसरी चरण होता है वित्तीय पूंजीवाद का। जब भैया हम उद्योग स्थापित कर लिए, जब हम सर्टेन मात्रा में आय कमाने लगे, तो ये देखिए इकोनॉमिक्स का भी 3 चरण होता है, खास करके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। बाबू तो ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर में लोग केवल खेती करता है, सेकेंडरी सेक्टर में व्यापार करता है, और टर्सरी सेक्टर में हम देखते हैं कि सेवा सर्विस देने का काम करता है। उसी प्रकार से ये जो वित्तीय पूंजीवाद होता है, इस चरण में हम देखते हैं कि वित्त बाजार का निर्माण करता है कि भैया रेलवे के काम हो रहा है तो इस पे आप इतना रुपया निवेश कीजिए, सर्टेन मात्रा में इतना पैसा आपको मिलेगा। बैंकिंग का विकास करता है, बीमा कंपनी का, जैसे अभी LIC बीमा करते हैं कि पैसा हमको दीजिए, 25 साल के बाद आपको हम 5 गुना देंगे, 10 गुना देंगे। इसी प्रकार से ये बैंकों का निर्माण करता है, बीमा कंपनियों की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पैसा लोग कमा रहा है या अंग्रेज ही कमा रहा है, उस पैसे को क्या करना है, विभिन्न कंपनियों, चैनलों के माध्यम से लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट
करना है और अधिक मुनाफा कमाना है। इसके अलावा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर के बागान हो गया, जूट उद्योग, जहाजरानी उद्योग, इन सभी में ये निवेश करता है, जिसका मतलब होता है, मकसद होता है कि लॉन्ग टर्म में इससे और हमको ज़्यादा कमाना। तो ओवरऑल हम सारे बातों को कंक्लूड करें तो इस ये जो औपनिवेशिक चरण है, उपनिवेशवाद का जो चरण है, ये जो उपनिवेशवाद का चरण है, कुल 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तीनों चरण का मकसद एक रहता है कि अपने हित के लिए पैसा कमाना पैसा कमाना, पैसा कमाना और केवल पैसा कमाना। किसी भी चरण में भू राजस्व नीति के तहत हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाना पर क्या किया जाता है, भारतीयों का शोषण किया जाता है। अर्थात ये जितने भी नीति है ना, वाणिज्यिक पूंजीवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का, वित्तीय पूंजीवाद का, ये जो चरण है, उसके अलावा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी का मकसद एक है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। कल हम भू राजस्व नीति के बारे में, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कैसा लगता है वीडियो, अब निश्चित तौर से हमको कमेंट कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड स्टडी आर्ट।